नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पीएम ने ये क्या कर दिया, ये सवाल आजकल बहुत लोग उठा रहे हैं। खासकर वो लोग जो खुद को या मैं ये कहूं कि जिनको राइट विंगर कहा जाता है, वो लोग कश्मीर मसले पर लेकर जो पीएम का रुख है उस पर वो इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। जब पीएम ने 370 हटाया था तब भी लोग चौंके थे कि पीएम ने ये क्या कर दिया। ये एक बड़ा सवाल था, एक बड़ा कौतूहल था। पूरी दुनिया इस चीज को देख रही थी और स्तब्ध थी कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कर दिया। खैर, तो वो हिंदुस्तान के लिए जरूरी था, क्योंकि उससे हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और संप्रभुता जो उस 370 की वजह से अधूरी थी वो पूरी हो गई। तो इसलिए उन्होंने किया। अभी जो मसला चल रहा है उसमें सबसे पहला सवाल तो वही लोग उठा रहे हैं जो खुद को पीएम का फॉलोअर कहते हैं, या जो खुद को राष्ट्रवादी खेमे का कहते हैं, या जो खुद को हिंदुत्व के झंडबरदार कहते हैं। वो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री को तो गुपकार से बात नहीं करनी थी। ठीक बात है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि गुपकार को नहीं बुलाया गया था, सारे नेताओं को इंडिविजुअल इनविटेशन दिया गया था और तब वो लोग वहां पहुंचे थे। खैर, तो एक सवाल तो राष्ट्रवादी खेमा उठा रहा है, दूसरा सवाल वामपंथी खेमा उठा रहा है कि पीएम ने यू टर्न लिया। यू टर्न मतलब वो कह रहे थे कि हम इस गैंग से बात ही नहीं करेंगे, फिर कैसे उनसे बात कर ली। तो दोनों ही लोग अपने अपने खेमे में, हमें लगता है कि इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला क्या करे। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने दरअसल गलती की बात करके उनका उसका एक पहलू और है, वो ये कि यही बात वहां का अलगाववादी भी कह रहा है कि देखिए, इन लोगों को जो है नरेंद्र मोदी से बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भाजपा और नरेंद्र मोदी से पूरी तरीके से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। जो लोग वादी टहल कर आए हैं वो इस बात से परिचित हैं। तो उस वादी, जिन वादियों में इनका अपना, आप ये कहिए, आधार है, उस वादी में पीएम ने इनको अपने यहां चाय पर बुलाकर अप्रासंगिक कर दिया। इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं। एक बात। दूसरी बात, वो लोग जो ये सवाल कर रहे हैं कि पीएम को इनसे बात नहीं करनी चाहिए, वो क्या चाहते थे कि जिन लोगों को 2 साल तक घर में नजर बंद रखा गया, जो लोग बाहर, जिनको नहीं निकलने दिया कि कोई उपद्रव ना फैलाएं, अब जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जाना चाहते हैं और ये चाहती है सरकार कि वो उसको स्टेटहुड दिया जाए, वहां पर चुनाव हो, वहां पर जो है डेमोक्रेसी वो दोबारा स्थापित हो, तो उसके लिए तो आपको उन दलों से बात करनी ही पड़ेगी जो दल वहां पे प्लेयर रहे हैं। और जब आप उनसे बात करेंगे तो उनको ये कहने का बहाना नहीं मिलेगा कि देखिए, हम लोगों को हाशिए पर ढकेला जा रहा है। दरअसल उनसे बात करके पीएम ने वादी में उन लोगों को खुद ब खुद हाशिए पर ढकेल दिया है। वो लोग जो ये मानते थे और जानते थे कि ये जो गुपकार के लोग हैं ये उनके साथ खड़े हैं या उनकी बात करते हैं, उनमें ये मैसेज चला गया है कि हमको अब एक नई संभावना तलाशनी होगी। उसका सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि ये लोग अप्रासंगिक हो जाएंगे। इस नजरिए से वो लोग नहीं देख रहे हैं जो लोग खुद को राइट विंगर कहते हैं या उस धारा को मानने और जानने वाले कहते हैं। उसका एक पहलू यह है। दूसरी बात जो लगातार उठी कि कश्मीरी पंडित, ये सवाल बार बार उठाया गया। ये ठीक सवाल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीरी पंडितों का मसला सबसे ज्यादा और सबसे प्रखरता से भाजपा ने उठाया। भाजपा वहां मौजूद थी। ऐसे में यह सवाल अचंभित करता है लोगों को। वो जानना और समझना चाहते हैं, मतलब हम जैसे लोग, बाकी लोगों का मैं नहीं जानता, लेकिन हम जैसे लोग ये समझना चाहते हैं कि दरअसल जिस मसले को सबसे ज्यादा और सबसे प्रखरता से भाजपा ने उठाया वो वहां पर मौजूद है, उसकी सरकार वहां पर है, जो पीएम है उस संगठन से जुड़े हुए हैं। तब ये सवाल क्यों उठ रहा है? एक चीज। दूसरी चीज,
जब आप इस तरह का सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि पीएम की जो पॉलिसी रही अभी तक कश्मीर को लेकर, वो उससे आप असहमत हैं। अगर ऐसा है तब आप जब 370 पीएम ने हटाया तो उस पर क्या राय होगी? क्योंकि 370 हटाना एक बहुत बड़ी घटना है भारतीय इतिहास की। वो राज्य जो आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी हिंदुस्तान का अभिन्न अंग नहीं हुआ और भारत के एकीकरण का जो सपना सरदार पटेल ने देखा था वो अधूरा था। उस अधूरे सपने को नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पूरा किया। तो क्या आप उससे असहमत हैं? यह बड़ा सवाल है। अगर आप उससे असहमत नहीं है, अगर आप उससे सहमत हैं, तो ये जो वार्ता, ये जो डायलॉग प्रोसेस, ये जो एक कंसेंसस बनाने की एक मुहिम चली है, आप उससे नाराज क्यों हैं? आप इसलिए नाराज हैं क्योंकि जब वहां से उनको बुलाया गया, आप इसलिए नाराज हैं, या आप इसलिए नाराज हैं कि वो लोग वहां बयान दे रहे थे? अगर आप इनमें से किसी भी चीज के लिए नाराज हैं तो पहले ये समझिए कि उनको बुलाया जो गया, उसको मैं पहले बता चुका कि उनके आने का मतलब वो सारी शर्तें सरकार की मान रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, वो उस वादी में जो वादी ये मानती है कि इस नेतृत्व से और इस दल से बात करने का कोई मतलब नहीं, उससे जब ये बात करने आते हैं तो खुद ब खुद अप्रासंगिक हो जाते हैं। दूसरा, जो वो बयान बाहर दे रहे हैं, वो बयान ये बताता है कि उनकी जमीन किस तरह से खिसक चुकी है और इसी वजह से वो बार बार 370, 35 से पाकिस्तान इस सब की बात करते हैं। ये तब भी मैं कह रहा था ये फेस सेविंग ही है, और ये वो जानते थे कि जब हम अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद हमारी क्या स्थिति होगी। फिर जब ये कहते हैं कि वो बोल रहे थे और उनको, भाई ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तो लोग बोलेंगे और वो पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं। अभी तक उनके ऊपर टेररिज्म का कोई चार्ज नहीं लगा है, अभी तक उनके अंदर ऊपर चार्ज, मतलब यहां माफ करिए, चार्ज से मतलब दोषी ठहराया जाना, अभी तक वो मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी नहीं है, अभी तक वो टेररिज्म एक्टिविटी फैलाने के दोषी नहीं है, अभी तक वो कट्टरपंथ फैलाने के दोषी नहीं है। वो हर मामले में उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया। एक और चीज अगर आप गौर करिए तो पीडीपी के एक नेता पकड़े गए थे 2020 में, बहादुर रहमान पारा। उनके ऊपर एनआईए ने सीधा आरोप लगाया था कि ये पीडीपी की जो मुखिया है महबूबा मुफ्ती के बिहाफ पर लश्कर और हिजबुल के लोगों से मिल रहे थे, और इस मुलाकात का मतलब यह था कि इनको, जो इनके प्रतिद्वंदी हैं कम से कम दक्षिणी कश्मीर में, वहां उनको डरा धमका के जीता जा सके। यह आरोप एनआईए ने लगाया था। हालांकि जो चार्जशीट दायर हुई है वो चार्जशीट यह बताती है कि इन लोगों को वहां बैठाकर समझाया गया या इन लोगों को संदेश दिलवाया गया या दूसरे दरवाजे से इनको बताया गया कि आप वहां के पीस प्रोसेस में हिस्सा बनिए। मुझे, चूंकि जो चार्जशीट है उस चार्जशीट में जो एनआईए ने पकड़े जाने पर आरोप लगाए थे और जो चार्जशीट है उस दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों से, जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि इन लोगों को बुलाकर या किसी और तरीके से यह बताया गया है कि आप लोग शांतिपूर्वक बैठिए और हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, बात इसी से बनेगी। नहीं तो सबकी फाइलें खुली रखी हैं, फाइलें खुली रखी हैं। अब इसका मतलब आप और किसी चीज से मत लगाइए। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि बातचीत के जरिए जो चीजें सुलझ सकती हैं उसमें मारपीट का कोई मसला नहीं है, उसमें और किसी तरीके का कोई पैरोकार और सरोकार नहीं है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वहां पर जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो रॉ के लोग हैं, जो आईबी के लोग हैं, वो तमाम लोग इस बात को मानते और जानते हैं कि वहां वादी में जो लोग हैं, वादी, चूंकि जो टेररिज्म वहां है, जो अलगाववाद है, वो वादी से ही पनपा है, तो वादी के जो लोग हैं उनका उन लोगों से संपर्क है। जो
टेररिज्म में है या जो अलगाववादी सशस्त्र विद्रोह में है, उन सब से उन लोगों का संपर्क है, संबंध है। क्योंकि हर आदमी का वहां परिवार है वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो एक ये मसला है ही है। उस मसले को न्यूट्रलाइज करना, लोगों को मुख्य धारा में लाना, चुनावी प्रक्रिया में शामिल करना। देखिए, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चुनाव हुआ, जिसे आप पंचायत चुनाव हम कहते हैं, वो जो पंचायत चुनाव हुआ, वो पंचायत चुनाव में जिस तरह से गुपकार का बहिष्कार हुआ, वो ये बताता है कि वहां के आम लोग हैं, आवाम है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कितना भरोसा रखती है। तो देखिए, वो उनको ये बरगला न सके, एक बात। दूसरी चीज, जो लोग मानते हैं कि इनसे बात नहीं करनी चाहिए, उन लोगों की नजरों में इनको गिरा देना। और जो मैंने बरगलाने वाली बात कही, उसका सीधा मतलब है कि अगर आप इनको बुलाकर बातचीत नहीं करेंगे तो ये घाटी में वो लोग जो डेमोक्रेसी में भरोसा करते हैं, उनसे जाकर कहेंगे देखिए हमको तो बुलाए नहीं, इनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो है भरोसा ही नहीं है। और जो लोग ये मानते हैं कि इनसे बात नहीं करनी चाहिए, उनको सरकार ने ये संदेश दिलवा दिया इनको बुला के कि देखो ये तुम्हारी बात क्या ही उठाएंगे। तो इस तरीके से इनसे जो बातचीत हुई, वो बातचीत सब मिला जुला के मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी ही डिप्लोमेटिक बातचीत थी। इस बातचीत से जो संदेश जाना था वो भी चला गया, और यह भी साफ हो गया कि भारत सरकार वहां करना क्या चाहती है। हाँ, इसको लेकर अब जो वाम में जो भ्रम है, मैं वाम में भ्रम नहीं कहूंगा, वाम स्पष्ट है कि वहां पर पीएम करना क्या चाहते हैं, उसको लेकर वाम स्पष्ट है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन राइट विंग में है। तो हमको लगता है कि अगर इस नजरिए से वो लोग देखेंगे तो ये सवाल उनके जहन में नहीं उठेगा कि कश्मीर मसले में पीएम ने ये क्या कर दिया। ये जो आप समझिए कि चौंकने वाली बात है, ये बात नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। खैर, तो आप इसे देखिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप जो चीज ये मैंने इसका पहलू उकेरा, उस पर आप क्या सोचते हैं। और दूसरी चीज, हम लोग कश्मीर में जो बड़ी घटना होने जा रही है 1-2 दिन के भीतर, उस पर हम लोग रात में बात करेंगे। वो अब आप ये मत पूछिएगा कि वो क्या है, उस पर हम लोग रात में बात करेंगे विस्तार से। और तब तक के लिए मैं आपसे कहूंगा कि इसको देखिए और उसको अपना स्नेह दीजिए। स्नेह मतलब लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। और अगर आपको लगता है कि मतांतर ठीक ठाक काम कर रहा है तो इसका आर्थिक सहयोग भी करिए। और शाम को हम लोग एक, आप समझिए कि एक कश्मीर को ही लेकर एक बड़ा मसला है, उस पर मिलेंगे और उस पर बातचीत करेंगे।